नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें मध्यकालीन पोर्शन पढ़ रहे थे, इसका दोस्तों चैप्टर नंबर 9 जो है मराठा साम्राज्य, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने मुग़ल वंश पूरा कंप्लीट किया, और जिन लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, और प्लीज़ वीडियो को देख रहे हैं जो भी लोग, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, और दोस्तों जैसे कि मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, वो प्लीज़ अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर ले। ओके, और ये वीडियो दोस्तों यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण है, जो कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बताता हूं। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइटली मत लीजिएगा और इसको एक बार टाइम निकाल कर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऑडियो बुक है, और जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग इसे ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 मराठा राज्य स्टार्ट करते हैं। चलिए टॉपिक वाइज स्टार्ट से पढ़ेंगे। मराठा राज्य दक्षिण में विजयनगर के पतन के पश्चात स्थापित प्रथम हिंदू राज्य था। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों का महत्व जानकर उन्हें मुगल सेना में रखा। शिवाजी के उदय से पूर्व मराठे बहमनी राज्य व उनके उत्तराधिकारी राज्यों बीजापुर व अहमदनगर में सैनिक व प्रशासनिक पदों पर कार्य करते थे। अहमदनगर के मलिक अंबर ने युद्ध व प्रशासन दोनों में मराठा प्रतिभा का उपयोग किया। मराठा राज्य का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ। इसी समय मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। आगे है, आरंभ हो गई। मुगलों के पतन के समय स्थापित स्वतंत्र राज्यों में मराठा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। मराठों को मुगलों के खिलाफ दक्कन का रक्षा कवच समझा जाता था। मुगलों द्वारा अहमदनगर का विलय मराठों के उदय का तत्कालिक राजनीतिक कारण था। मराठों में आर्थिक व सामाजिक समानता थी। 16वीं व 17वीं शताब्दी में चले धार्मिक आंदोलन ने इनमें एकता की भावना भर दी, तथा शिवाजी ने मराठों में राजनीतिक चेतना व स्वतंत्रता की भावना भर दी। इस तरह मराठों के उत्थान में महाराष्ट्र की सामाजिक स्थिति एवं धार्मिक चेतना सहायक रही। आगे है, गुरु रामदास ने मुगलों के विरुद्ध मराठों में राजनीतिक चेतना जागृत की व इसे शिवाजी ने नेतृत्व प्रदान किया। तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, एकनाथ आदि संतों ने मराठी भाषा में उपदेश दिए तथा प्रजातंत्र की ठोस भावना का विकास किया। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी मराठों के उत्थान में सहायक रही। जेम्स ग्रांट डफ ने 1826 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द मराठाज में मराठों का विस्तृत इतिहास लिखा, जिसके अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। आगे है दोस्तों, स्मिथ ने मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहा था। ठीक है, ये जो राइटर्स के दोस्तों जो कथन है उसको तो ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य किसने कहा। इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं।
एम.जी. रनाडे की 1900 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक राइज ऑफ द मराठास पावर में लिखा है कि मराठों का उत्थान मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था। जदुनाथ सरकार की 1919 में प्रकाशित पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखा है कि मराठों का उदय औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया का परिणाम था। ओके, इसी का हाफ देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, आंद्रे विंक 1986 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक लैंड एंड सोवेरेनिटी इन इंडिया, एग्रेरियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स अंडर द 18th सेंचुरी मराठा साम्राज्य ने मराठों के उदय की व्याख्या फितना यानी षड्यंत्र से की है। आगे है दोस्तों, मराठा साम्राज्य में पहला पॉइंट शिवाजी 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के पास शिवनेर के किले में हुआ। इनके पिता शाहजी भोसले व माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी ने जीजाबाई का परित्याग कर तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया था एवं पूना की जागीर एवं लाल महल जीजाबाई को सौंपकर पूर्वी कर्नाटक में जाकर रहने लगे। तुकाबाई मोहिते से शाहजी को व्यंकोजी नामक पुत्र हुआ जो उसकी मैसूर व पूर्वी कर्नाटक रियासत का उत्तराधिकारी हुआ। आगे है दोस्तों, शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे। बाद में वे बीजापुर की सेवा में चले गए, जहां उन्होंने कर्नाटक क्षेत्र में बड़ी जागीर प्राप्त की। प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं शिवाजी का। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई व संरक्षक एवं शिक्षक राजनैतिक गुरु जो है दादा कोन देव के संरक्षण में पूना में अपने पिता की पैतृक जागीर में बड़े हुए। दादा कोन देव यानी ब्राह्मण जो थे शिवाजी के पिता की संपदा के प्रशासक थे। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को पूना की पैतृक जागीर अपने पिता से प्राप्त हुई। रनाडे महोदय ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ द मराठा पावर में जीजाबाई की प्रशंसा की है। आगे है 1641 ईस्वी में शिवाजी का प्रथम विवाह सईबाई निम्बालकर से हुआ। संभाजी इसके पुत्र थे। ठीक है, शिवाजी की पत्नी पुतली बाई यानी पूताबाई शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हुई थीं एवं सोयर बाई भी शिवाजी की पत्नी थीं, जिसे राजमहर्षि की उपाधि मिली हुई थी। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने इससे पुनः विवाह किया था। राजा राम इसी का पुत्र था। शिवाजी के गुरु यानी आध्यात्मिक गुरु जो थे उनका नाम समर्थ गुरु रामदास था। उन्होंने दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी। शिवाजी को सेना में अधिकतर मावल प्रदेश के कोली व मराठा थे। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा, मामूली भूमिया एवं साहसी डाकू कहा है। ठीक है, किसी को छोटा समझना ठीक नहीं है और बाद में उसका परिणाम भी औरंगजेब को मिला। शिवाजी की प्रारंभिक विजय देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में बीजापुर के तोरण किले को पर अधिकार कर लिया। दूसरा 1646 ईस्वी में एक षड्यंत्र द्वारा पुरंदर किले को नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। नंबर 3 है दोस्तों, 1656 ईस्वी में चंद्रराव मोरे से बीजापुर में जावली नामक पहाड़ी किला छीन लिया। यह शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय थी। किलेदार चंद्रराव मोरे की हत्या कर दी गई। इससे शिवाजी का प्रभाव बढ़ा। शिवाजी की वास्तविक विजय जावली मानी जाती है।
नंबर 4, अप्रैल 1656 ईस्वी में राजगढ़ यानी रायगढ़ के किले को जीतकर उसे शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई। नंबर 5, शिवाजी 1643 ईस्वी से 1656 ईस्वी तक चाकन, कोंडाना, तिकोना, बारामती, सुपा, लोहागढ़ आदि अन्य किलों पर भी अधिकार कर चुके थे। सॉरी दोस्तों। नंबर 6, 1657 ईस्वी में शिवाजी की मुगलों से पहली मुठभेड़ तब हुई जब शिवाजी बीजापुर के मोहम्मद अली आदिल सादविती की तरफ से मुगलों से लड़े। इस समय शिवाजी ने जुन्नर पर आक्रमण कर 3 लाख ऊँट लूट लिया। नंबर 7, 1657 ईस्वी में उत्तराधिकार युद्ध का फायदा उठाकर शिवाजी ने कोंकण जीता। नंबर 8, शिवाजी को दबाने के लिए 1659 ईस्वी में बीजापुर ने अफजल खां नामक योग्य सरदार को नियुक्त किया। अफजल खां का पूरा नाम अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खां था। अफजल खां ने इसी समय कहा था, मैं घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी डालकर गिरफ्तार करके लाऊंगा। अफजल खां ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर के माध्यम से शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी ने अपने दूत पंताजी गोपीनाथ के माध्यम से इस मुलाकात की पुष्टि कर दी। अफजल खां का अंगरक्षक सैयद बांदा एवं शिवाजी के अंगरक्षक जीव महला एवं शंभूजी कावजी थे। आगे है दोस्तों, अफजल खां ने शिवाजी को प्रतापगढ़ नामक स्थान पर मुलाकात के लिए बुलाया। उसे धोखे से मारने की योजना बनाई, किंतु ब्राह्मण दूत कृष्णाजी भास्कर ने अफजल खां का उद्देश्य शिवाजी को बता दिया और शिवाजी ने चालाकी से मुलाकात के दौरान 2 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की बखनखे से हत्या कर दी। ठीक है, हाथ में पहनने वाला एक हथियार था दोस्तों। ठीक है, उसमें नुकीला हथियार था जो कि उसके पीछे पीठ में ही घोंप दिए थे शिवाजी। ठीक है, जब वो खंजर मारने की कोशिश कर रहा था पीछे से शिवाजी को। तो आगे है 1660 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर से क्रमशः पन्हाला, बसंतगढ़, खेलना, पंगना का दुर्ग जीता। नंबर 9 है, औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया व उसे शिवाजी को समाप्त करने का आदेश भी दिया था। ओके, आगे है दोस्तों, 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां भाग गया, लेकिन उसकी 2 उंगलियां कट गई एवं शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खां मारा गया। इससे शिवाजी की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ी। औरंगजेब ने क्रोध में आकर क्रोधित होकर शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया एवं मुअज्जम को दक्षिण में नियुक्त किया। सूरत की प्रथम लूट 10 फरवरी 1664 ईस्वी। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर शहर को लूटा। मुगल फौजदार इनायत खां भाग गया। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत का गवर्नर जॉर्ज ऑक्सीडेन था। जॉर्ज ऑक्सीडेन 1667 ईस्वी में बम्बई के पहले गवर्नर बने। सूरत लूट के समय एंथोनी स्मिथ नामक अंग्रेज को मराठा सेना ने बंदी बना लिया था। शिवाजी एवं मिर्जा राजा जय सिंह। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह एवं दिलेर खां को शिवाजी को कुचलने के लिए नियुक्त किया। जय सिंह ने औरंगजेब को यह लिखा कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे। जय सिंह ने सासवाद को अपना सैनिक
केंद्र बनाया था। जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया। जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया व रायगढ़ को घेर लिया। पुरंदर के नीचे माची दुर्ग, मराठों का शस्त्रागार एवं सैनिक चौकी के किले की रक्षा के दौरान मुरारबाजी देशपांडे अपने 300 मावली सैनिकों के साथ जयसिंह के सहयोगी दिलेर खां की सेना से लड़ते हुए मारे गए। यदुनाथ सरकार ने कहा, दुर्ग के रक्षकों में डास की माता एक स्पार्टन महिला थी, डास की माता जो थी का साहस था। अंत में 24 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी व जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। कुछ स्रोत इस संधि की तिथि जो है दोस्तों 11 जून 1665 बताते हैं। पुरंदर की संधि के समय यात्री मनुची उपस्थित था। हालांकि इस समय बर्नियर भी दोस्तों दक्षिण में ही था। ठीक है। पुरंदर की संधि की शर्तें दोस्तों, जब हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे थे तो उसमें एक लाइन आया था कि शिवाजी की पुरंदर की संधि जो है वो शिवाजी के टॉपिक में देखिएगा, तो वो यही है संधियाँ दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। जो लोग मुगल वंश में उस समय पढ़ रहे थे, अकबर के समय, औरंगजेब के समय का पीरियड, तो वो ज़रूर जो है इसको देखेंगे। ओके, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। औरंगजेब के टाइम का ही था। नंबर 1 है दोस्तों, शिवाजी ने 4 लाख हुंड वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपे तथा शिवाजी के पास रायगढ़ सहित केवल 12 किले रहे जिनकी वार्षिक आय 1 लाख हुंड थी। नंबर 2, बालाघाट की जागीर शिवाजी अपने पास रख लें, लेकिन बदले में उसे 40 लाख हुंड 13 किस्तों में मुगलों को देने होंगे। नंबर 3, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया व संभाजी को 5000 घोड़ों के दलों के साथ बादशाह की सेवा में रहना होगा। शिवाजी को मुगल दरबार में निजी उपस्थिति से मुक्त कर दिया। ठीक है, आगे नंबर 4 पॉइंट, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता का वचन दिया। इसी कारण बीजापुर के पन्हाला दुर्ग पर हमला करने हेतु मुगलों के सहयोगी के रूप में नेताजी पालकर द्वितीय शिवाजी या दक्षिण का द्वितीय शिवाजी कहा जाता था, नेताजी पालकर को भेजा गया था। औरंगजेब ने पुरंदर संधि को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमान व खिलअत भेज दी। शिवाजी आगरा दरबार में 22 मई 1666 ईस्वी में आगरा जाने से पूर्व जीजाबाई को राज्य का शासक नियुक्त किया गया। 1666 ईस्वी में जय सिंह के कहने पर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ दीवाने खास में मुगल दरबार में आगरा आए, किंतु औरंगजेब ने उन्हें 5000 मनसबदारों की तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया। इस अपमान से नाराज होकर शिवाजी दरबार से उठकर चले गए, क्योंकि शिवाजी ने हारे हुए जसवंत सिंह 7000 मनसबदारों की पंक्ति में शिवाजी के आगे खड़े थे। ठीक है, अपमान था, इस वजह से उठ के चले गए। शिवाजी को जय सिंह के पुत्र राम सिंह की देखरेख में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया, परंतु वे चतुराई से अपने सौतेले भाई हीरोजी को अपने स्थान पर लेटाकर फरार हो गए। सितंबर 1666 ईस्वी में शिवाजी पुनः रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी का मुगलों से पुनः समझौता। 1667 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब को कहा कि वह सम्राट की ओर से दक्षिण में युद्ध करने को तैयार है तथा संभाजी को भी युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज सकता है। यदि औरंगजेब उसे क्षमा कर दे तब 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से दोनों में संधि हो गई। एक सेकंड दोस्तों, अजान हो रहा है तो हम यहीं पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके पश्चात स्टार्ट करेंगे।
चलिए आगे। इस संधि के अनुसार नंबर 1, शिवाजी ने औरंगजेब से क्षमा मांगी। नंबर 2, औरंगजेब ने मुअज्जम की सिफारिश पर शिवाजी को राजा की उपाधि दी। नंबर 3, संभाजी को 5,000 का मनसब एवं बरार में एक जागीर दी। नंबर 4, संभाजी 1,000 सवारों द्वारा मुगल सेवा करेंगे। आगे है दोस्तों, कोंडाना विजय 4 फरवरी 1670 ईस्वी। 3 वर्षों तक मुगलों से शांति के बाद 1670 ईस्वी में शिवाजी व मुगलों में पुनः युद्ध हो गया। पुरंदर की संधि में खोए हुए अनेक किलों को जीत लिया, जिसमें कोंडाना सबसे महत्वपूर्ण था। कोंडाना का नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा। कोंडाना किले को शिवाजी के सेनापति तानाजी मालसेरे ने जीता था। तानाजी, ठीक है, के ऊपर मूवी भी बना था, तानाजी के ऊपर। अजय देवगन का मूवी है दोस्तों, देखिएगा आप लोग सर्च करके। कोंडाना दुर्ग को जीतते हुए तानाजी मालसेरे की मृत्यु हो गई। तब शिवाजी ने कहा, हम दुर्ग तो जीत गए लेकिन शेर खो दिए। ठीक है, आगे। इस प्रकार शिवाजी ने 1674 ईस्वी तक पुरंदर की संधि में मुगलों को प्रदत्त 23 किलों में से शिवनेर दुर्ग को छोड़कर सभी दुर्ग जीत लिए। इसके बाद अहमदनगर, बरार, बगलाना व खानदेश के प्रदेशों को लूटा। सूरत की दूसरी लूट। शिवाजी ने अक्टूबर 1670 ईस्वी में सूरत पर पुनः आक्रमण कर लूटा। सूरत की दूसरी लूट के दौरान वापसी के समय कंचन मंचन दर्रे पर स्थित वाड़ी डिंडोरी के युद्ध में मुगलों को हराया। सलहेर के युद्ध। फरवरी 1672 ईस्वी में शिवाजी के पेशवा मोरोपंत त्रिमाल पिंगले ने दक्षिण के मुगल सूबेदार बहादुर खां, शाही सेना दिलेर खां के नेतृत्व में जो था वह गुजरात के सूबेदार की संयुक्त सेना को खानदेश व गुजरात की सीमा पर सलहेर के युद्ध एवं मुल्हेर के युद्ध में पराजित किया। शिवाजी ने अपने भाई संताजी को इन 9 विजित प्रदेशों का प्रभारी बनाया तथा रघुनाथ नारायण हनुमते को प्रशासनिक कार्यों में सहायता हेतु नियुक्त किया। प्रथम राज्याभिषेक। शिवाजी ने 15 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट या गाग भट्ट से रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक कराया व छत्रपति गौ ब्राह्मण प्रतिपालक यवन परपीडक क्षत्रिय कुलावंतस हैदव धर्मोद्धारक एवं हिंदू पातशाही की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर जॉर्ज ऑक्सेनडेन के भतीजे हेनरी ऑक्सेनडेन उपस्थित थे। हेनरी ऑक्सेनडेन 1677 ईस्वी से 1681 ईस्वी तक बम्बई के डिप्टी गवर्नर रहे। शिवाजी ने भगवा ध्वज को अपना झंडा बनाया। महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने काशी के विद्वान गंगा भट्ट यानी विश्वेश्वर जी से राज्याभिषेक कराया। गंगा भट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय स्वीकार किया। इस राज्याभिषेक के 12 दिन बाद शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन हो गया। द्वितीय राज्याभिषेक। शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक ने 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को किया, क्योंकि उसके अनुसार पहला राज्याभिषेक अशुभ मुहूर्त में हुआ था। मुहूर्त कर रहे हैं,
मुहूर्त में हुआ था, ठीक है, अशुभ टाइम में हुआ था। राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने तांबे का शिवराई एवं सोने का हूण सिक्का जारी किया और राज्याभिषेक संवत का प्रवर्तन किया। शिवाजी का अंतिम अभियान। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1677 से 1678 ईस्वी में पूर्वी कर्नाटक अभियान था। इस क्षेत्र को इस समय सोने की चिड़िया समझा जाता था। ओके, आगे है। इसके दौरान शिवाजी ने गोलकोंडा के मंत्री मदन्ना एवं अखन्ना के माध्यम से गोलकोंडा के सुल्तान से गुप्त समझौता कर बीजापुरी कर्नाटक को जीतने की योजना बनाई। जीते हुए प्रदेशों को दोनों पक्ष बराबर बांटने पर सहमत हुए। कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी ने कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की तथा नदी के तट पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाने के लिए पर्याप्त धन दिया। 15 जुलाई 1677 ईस्वी को शेर खां लोधी ने शिवाजी को कर्नाटक सौंप दिया। इस अभियान में शिवाजी ने जिंजी, मदुरै, वेल्लूर आदि किलों को जीता। जिंजी को शिवाजी ने कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बनाई। तुंगभद्रा से कावेरी तक का संपूर्ण प्रदेश शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। जिंजी शिवाजी की अंतिम विजय थी। शिवाजी ने दरिया सारंग के नेतृत्व में नौसेना का निर्माण करवाया व 1669 ईस्वी में शिवाजी ने जंजीरा के टापू के अबिसिनियाई सीदियों पर भी आक्रमण किया, लेकिन उन्हें जीत नहीं सका। सीदी पहले अहमदनगर के अधीन थे, किंतु 1636 ईस्वी के बाद वे बीजापुर की अधीनता स्वीकार करने लगे। शिवाजी के अंतिम दिन। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर उसे 1678 ईस्वी पन्हाला के दुर्ग में नज़रबंद रखा। अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ के किले में शिवाजी का निधन हो गया। जदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना तो थी, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनैतिक था तथा वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। शिवाजी के साम्राज्य संगठन में सर्वाधिक सहयोग छोटे वतनदारों व देशमुखों ने दिया। बड़े देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे। शिवाजी का प्रशासन, आइए देख लेते हैं। शिवाजी का प्रशासन मुगल व दक्षिणी राज्यों के प्रशासन से प्रभावित था एवं निरंकुश लोकहितकारी था। प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था, जो छत्रपति की उपाधि धारण करता था। राजा अंतिम न्यायाधीश और सेनापति होता था। सेनापति को छोड़कर सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे, जो राजा को परामर्श देते थे। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल नहीं था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। शिवाजी अष्टप्रधान की सलाह मानने को बाध्य नहीं था। अष्टप्रधान को बादशाहू ने विघटित किया था। ओके, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अष्टप्रधान निम्नलिखित थे। पहला, पेशवा। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। यह प्रधानमंत्री होता था एवं राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता था। शिवाजी के समय प्रथम पेशवा सामराज नीलकंठ रोजेकर थे। उनके बाद मोरोपंत पिंगले पेशवा बने। दूसरा दोस्तों, अमात्य अथा मजूमदार। यह वित्त मंत्री था, जो राज्य की आय व्यय की जांच करता था। प्रथम अमात्य जो था दोस्तों, वह बालकृष्ण पंत हनुमंते दीक्षित थे। उनके बाद नीलोजी
यानी रामचंद्र नीलकंठ अमात्य बने। नंबर 3 दोस्तों, मंत्री अथवा वाक्यानविश, यह राज्य की दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करता था और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही लिखता था। यह राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल करता था एवं जासूसी विभाग का अध्यक्ष भी था। नंबर 4, सचिव या सुरूनविश, यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। इसे चिटनिस भी कहा जाता था। नंबर 5 दोस्तों, दबीर या सुमंत, यह विदेश मंत्री था। शिवाजी का दबीर रामचंद्र त्रिम्बक था। नंबर 6, सेनापति अथवा सर-ए-नौबत, इसका कार्य सेना की भर्ती, संगठन व सेना में अनुशासन बनाए रखना था। हमीरराव मोहिते सेनापति था। नंबर 7, पंडित राव या सदर मुहतसिब, यह धार्मिक कार्यों व अनुदानों की देखरेख करता था। नंबर 8, न्यायाधीश, यह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। पंडित राव व न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने असैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ती थी। चिटनिस व मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो पत्र व्यवहार की देखरेख करते थे व सचिव की भांति कार्य करते थे। मराठा सचिवालय फाद एवं पूना का पेशवा सचिवालय हुजूर-ए-दफ्तर कहलाता था। प्रांतीय प्रशासन, प्रांत दो प्रकार के होते थे। पहला, स्वराज्य, यह प्रांत प्रत्यक्ष रूप से शिवाजी के नियंत्रण में थे। इसमें मराठावाड़ा, कोंकण एवं कर्नाटक का एक बड़ा भाग शामिल था। नंबर 2, मुगतई, मुल्क-ए-कदीम, इन प्रांतों से चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे। ये वो क्षेत्र थे जो शिवाजी के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं थे। स्वराज प्रांतों को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। नंबर 1, उत्तरी प्रांत जो सलहेर से पूना तक था, जिसका प्रतिनिधि मोर त्रिम्बक पिंगले था। नंबर 2, दक्षिणी प्रांत जो कनारा तक विस्तृत था, जिसका प्रतिनिधि अन्नाजी दत्तो था। ओके, आगे है। नंबर 3, दक्षिण पूर्वी प्रांत जो सतारा से धारवाड़ तक था, जिसका प्रतिनिधि दत्ताजी पंत थे। नंबर 4, चौथे प्रांत में शिवाजी द्वारा 9 विजित क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जिसका केंद्र जो है जिंजी एवं प्रतिनिधि संताजी थे। शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत एक सरसूबेदार यानी मुख्य देशाधिकारी या सरकारकुन के अधीन था। प्रांतों को परगनों व तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत तरफ व मौज आते थे। मौज में गांव आते थे जिसमें पाटिल की नियुक्ति होती थी और 2 से 3 गांव का प्रशासन कमविसदार देखता था। प्रांतों का प्रमुख सरसूबेदार तथा परगनों का प्रमुख मामलातदार कहा जाता था। अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। वह जागीर प्रथा समाप्त कर दी गई। ग्राम प्रशासन, ठीक है। ग्राम प्रशासन का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो भू राजस्व, न्यायिक एवं अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो गांव की भूमि का लेखा रखता था। इसके अतिरिक्त गांव में 12 बलूते होते थे। ये गांव में मांगों और व्यवसायों को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यवसाय करने वाले वंशानुगत कारीगर होते थे। कुछ गांवों में 12 बलूतों के अतिरिक्त 12 अलूते होते थे, जो गांव के सेवा के रूप में होते थे। सेना देखते हैं दोस्तों। सेना को मराठी में पाईक कहा जाता था। मराठा सेना वर्षा ऋतु 4 माह के लिए
छावनियों में बिताती एवं दशहरा त्यौहार के बाद अपने अभियान पर निकलती थी। शिवाजी की सेना में पैदल व घुड़सवार दोनों थे। घुड़सवार सेना देखते हैं। घुड़सवार सैनिक दो प्रकार के होते थे। एक बर बरगीर यानी पागा, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े व अस्त्र दिए जाते थे। यह शाही सेना एवं नियमित सेना थी। दूसरा सिलेदार, ये सैनिक जो घोड़े व अस्त्र स्वयं लेते थे। यह अनियमित सेना थी। इन्हें बरगीर से ज़्यादा वेतन मिलता था। 25 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी होती थी जो एक हवलदार के अधीन होते थे। 5 हवलदारों पर एक जुमलादार होता था व 10 जुमलादार एक हजारी के अधीन होते थे। 5 हजारी के ऊपर एक पंच हजारी होता था। सर ए नौबत समस्त अश्व सेना एवं पैदल सेना का प्रधान होता था। ओके, आगे आगे है दोस्तों पैदल सेना, इसको देख लेते हैं। पैदल सेना में 9 सैनिकों यानी पाइक के ऊपर एक नायक होता था। प्रत्येक 5 नायकों पर एक हवलदार तथा 2-3 हवलदारों पर एक जुमलादार होता था तथा 10 जुमलादारों पर एक हजारी होता था। 5 एक हजारी पर एक पंच हजारी एवं 7 हजारी पर एक सप्त हजारी होता था। शिवाजी ने मुगलों को भी सेना में भर्ती किया। ऑर्म के अनुसार शिवाजी ने सूरत में फ्रांसीसियों से 80 तोपें एवं सीसा तोड़दार बंदूकें खरीदी। शिवाजी ने सेना के साथ स्त्रीगामिता पर रोक लगाई। रॉबिन्सन के अनुसार शिवाजी कैदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर दिया गया था। दुर्ग शिवाजी की शक्ति का मुख्य स्रोत दुर्ग थे। विश्वासघात से बचाव के लिए समान दर्जे वाले 3 व्यक्तियों हवलदार, सबनीस एवं सर ए नौबत को दुर्गों का संयुक्त प्रभारी बनाया जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण थे। किलों में 3 अधिकारी होते थे, हवलदार, सर ए नौबत, सबनीस हवलदार व सर ए नौबत मराठा होते थे व सबनीस जो है वह ब्राह्मण होते थे। नौसेना कोंकण प्रदेश जीतने के बाद जंजीरा के अबिसिनियाई सिद्दियों के आक्रमण से अपने समुद्र तट की रक्षा के लिए एक नौसेना का निर्माण आवश्यक था। अतः शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण कराया जो 2 कमानों में था। एक कमान दरिया सारंग तथा दूसरी नायक के अधीन थी। नौसेना प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। कोलाबा के अंगरिया मराठा नौसेना के संरक्षक थे। मराठों ने गुर्रिल्ला युद्ध कला, छापामार या बगीगिरी गुर्रिल्ला युद्ध कला को छापामार या बरगीगिरी कहा जाता था, अहमदनगर के मलिक अंबर से सीखी थी। शिवाजी की सेना में मावले अंगरक्षक थे। अब्बेकेरे के अनुसार शिवाजी गुप्तचरों को अत्यधिक धन देता था, जिससे गुप्तचर उन्हें सही सूचना देते थे। राजस्व प्रशासन शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर के मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। इसमें किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता था। सरंजामी व्यवस्था मराठा भू राजस्व प्रणाली थी। मराठा वतनदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा त्याग दी। भूमि के नाप की इकाई
काठी थी। ओके, 20 काठी 1 बीघा के बराबर होती थी तथा 120 बीघा एक चंवर के बराबर होती थी। चंवर के बराबर होती थी। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया। आरंभ में पैदावार का 1/3 लगान के रूप में वसूल किया जाता था। बाद में यह 40% या 2/5 भाग हो गया, क्योंकि इसके बदले 40 स्थानीय करों व चुंगी को माफ़ कर दिया गया। लगान नगद व अनाज दोनों रूपों में दिया जा सकता था। शिवाजी के आदेश पर अन्नाजी दत्तो ने 1679 ईस्वी में, मतलब 1679 ईस्वी में विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया। अन्नाजी दत्तो को मराठा टोडरमल भी कहा जाता है। राजस्व निर्धारण के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बांटा गया। प्रांतों को तर्फ और मौजों में बांटा गया। तर्फ का प्रधान कारकून कहलाता था। गांव के पैतृक राजस्व अधिकारी पाटिल व जिले के अधिकारी देशमुख या देशपांडे कहलाते थे। जिनका भूमि पर पैतृक अधिकार होता था वे मीरासदार कहलाते थे। भूमि कर व व्यापारिक कर शिवाजी की आय के स्थायी साधन थे, किंतु ये सेना के व्यय के लिए पर्याप्त नहीं थे। अतः शिवाजी ने चौथ व सरदेशमुखी को अपनी आय का प्रमुख साधन बनाया। चौथ एवं सरदेशमुखी, आइए देख लेते हैं। चौथ नामक कर के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। संभवतः ये वित्तीय स्रोतों के अनुरूपक थे। रनाडे के अनुसार चौथ तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले वसूल किया जाता था। यदुनाथ सरकार के अनुसार चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूल किया जाने वाला कर था। गोविंद सखाराम सरदेसाई, ये रियासतकार सरदेसाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं एवं इनकी पुस्तक द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था। चौथ को खानदानी भी कहा जाता था। यह भूमि कर था। कालांतर में सिखों में राखी प्रणाली इसी से विकसित हुई। चौथ विजित राज्यों में उपज के 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था। सरदेशमुखी आय के 10% के रूप में अतिरिक्त कर था। यह कर प्रजा से वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते लिया जाता था। चौथ एवं सरदेशमुखी से राजनैतिक प्रभाव का सुदृढ़ीकरण हुआ। जब शिवाजी सिंहासन पर बैठे तब सभी देशमुखों पर सिंहासन पट्टी यानी मीरास पट्टी कर लगाया। आगे है न्याय प्रशासन, देख लेते हैं। न्याय व्यवस्था में अंतिम न्यायाधीश स्वयं शिवाजी थे। शिवाजी न्यायाधीश एवं पंडित राव की सहायता से निर्णय करते थे। शिवाजी का यह न्यायालय धर्मसभा या हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। आगे गांव के मामलों की सुनवाई पटेल करते थे। दीवानी व फौजदारी मामलों में आगे अपील की जा सकती थी। न्यायाधीश ब्राह्मण होते थे जो स्मृतियों के आधार पर निर्णय देते थे। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस थी, जो शिवाजी की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई। विविध तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। विश्वेश्वर भट्ट ने कायस्थ धर्म प्रताप पुस्तक लिखी है। शिवाजी की नीति धर्म सहिष्णुता की थी। शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी थी। शिवाजी इस्लाम के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने केलोसी के बाबा याकुत के लिए आश्रम बनवाया था तथा मस्जिदों में रोशनी जलाने का खर्च चलाने के लिए कर मुक्त भूमि दान दिया था। फारसी इतिहासकार
काफ़ी खां ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। शिवाजी ने व्यापार वाणिज्य की उपेक्षा की। महादेव गोविंद रानडे ने शिवाजी को नेपोलियन की भांति महान संगठनकर्ता माना है एवं कहा कि यदि औरंगजेब ने दक्कन पर आक्रमण न किया होता तो एक मराठा राष्ट्र की स्थापना न होती। शिवाजी की जन्मभूमि को मवाल राज्य कहा जाता था। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्तित्व बताया है। दक्षिण में मुगल सूबेदार जसवंत सिंह से गुप्त रूप से शिवाजी को सहायता मिलती थी। जदुनाथ सरकार मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। पंडित रघुनाथ हनुमंते के निर्देशन में मराठी शब्दकोश राज्य व्यवहार कोश का निर्माण हुआ। शिवाजी ने हिंदू पातशाही अंगीकार की गाय व ब्राह्मण की रक्षा का व्रत लिया और हिंदू धर्मोद्धारक की पदवी धारण की। संत तुकाराम से शिवाजी प्रभावित थे। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। उन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को लेने से मना कर दिया था। शिवाजी के पिताजी के पूर्वज मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे तथा माता जीजाबाई देवगिरी के यादव वंश के लाखोजी जाधव की पुत्री थीं। मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्कों को रुक्का कहा जाता था। ओके, आगे है दोस्तों संभाजी। ठीक है, एक मिनट। संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी सोयराबाई अपने पुत्र राजा राम को शासक बनाना चाहती थी, किंतु संभाजी सईबाई का पुत्र जो थे ने पन्हाला किले की कैद से मुक्त होकर हम्मीरराव मोहिते की सहायता से राजा राम को गद्दी से उतारकर 20 जुलाई 1680 ईस्वी को गद्दी प्राप्त की। ठीक है, संभाजी के सेनापति हम्मीरराव मोहिते थे। ताराबाई इसी हम्मीरराव मोहिते की पुत्री थीं। संभाजी अभिमानी, क्रोधी व भोगविलासी था। एक उत्तर भारतीय जो कि कन्नौज कहा जाता था ब्राह्मण कवि कलश उसका सर्वोच्च अधिकारी था। औरंगजेब ने संभाजी को नारकीय पिता का नारकीय पुत्र कहा था। जब मुगल फौजों ने संभाजी को कल्याण में घेरा डालकर घेर लिया तो पुर्तगालियों ने मुगलों को रसद की सहायता दी थी। 1681 ईस्वी में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी। फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी को मुगल अमीर मुकर्रब खां ने संगमेश्वर नामक स्थान पर पकड़ा। औरंगजेब ने संभाजी के सामने इस्लाम स्वीकार करने का विकल्प रखा, किंतु संभाजी ने अस्वीकार कर दिया। इस पर 11 मार्च 1689 ईस्वी को औरंगजेब ने संभाजी व कवि कलश की यातना देकर हत्या करवा दी तथा उसकी पत्नी येसुबाई और पुत्र साहू को रायगढ़ के किले में कैद कर लिया। आगे है दोस्तों राजा राम 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी। जब संभाजी मुगलों द्वारा पकड़े गए तो फरवरी 1689 ईस्वी में राजा राम को मराठा मंत्री परिषद ने राजा घोषित किया व रायगढ़ में ही उसका राज्याभिषेक किया गया। 1689 ईस्वी में ही राजा राम रायगढ़ पर मुगल आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़कर जींजी चला गया। 1698 ईस्वी तक जींजी मराठों की राजधानी रही।
राजा राम को मुगल सेनापति जुल्फ़िकार खां ने जीजी के किले में 8 वर्ष तक घेरे रखा। वह 1698 ईस्वी में जीजी पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। 1699 ईस्वी से सतारा मराठों की राजधानी बनी। राजा राम को शांताजी घोरपड़े, धन्नाजी जाधव एवं परशुराम त्र्यंबक नामक योग्य मराठा सेना नायकों का साथ मिला। राजा राम ने अपने को साहू का प्रतिनिधि माना। वह कभी गद्दी पर नहीं बैठा, अर्थात अपने को कभी राजा घोषित नहीं किया था। ठीक है, भरत के तरह था, जैसे राम भगवान को खड़ा रख के उन्होंने शासन किया था, वैसे राजा राम ने मराठा सरदारों को सेना रखने व अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से कार्य करने की छूट दी। राजा राम ने मराठा सरदारों को जागीरें भी दी, जिससे मराठा परिसंघ का उदय हुआ। हालांकि इस जागीर प्रथा से मराठा प्रशासन दुर्बल भी हुआ। संभाजी की हत्या के बाद राजा राम के नेतृत्व में मराठा स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ, जो 1707 ईस्वी में मुगलों द्वारा साहू को मराठा छत्रपति स्वीकार करने तक चलता रहा। 1689 ईस्वी में राजा राम ने पंत प्रतिनिधि नामक नया पद सृजित किया एवं अब अष्टप्रधान में 9 मंत्री हो गए। बाद में हुकूमत पन्हा नामक पद सृजित किया, जिससे अष्टप्रधान में 10 मंत्री हो गए। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय नाम से गद्दी पर बैठाया तथा मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम जारी रखते हुए रायगढ़, सतारा व सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीता। मनुची के शब्दों में ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। साहू 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी। संभाजी के पुत्र साहू को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। साहू का लालन पालन औरंगजेब के संरक्षण में गुलालबाड़ी में हुआ। औरंगजेब की पुत्री जिंतु निस्सा ने साहू से पुत्रवत प्रेम किया। साहू औरंगजेब को पिताजी कहता था। औरंगजेब ने साहू को ईमानदार एवं राजा की उपाधि और 7000 का मनसब दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आजम शाह ने मराठों में फूट डालने के उद्देश्य से जुल्फ़िकार खां की सलाह पर 8 मई 1707 ईस्वी को साहू को कैद से मुक्त कर दिया। लेकिन जब साहू सतारा पहुँचे तब तक ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया था। साहू को मुगलों की कैद में ही राजा की उपाधि और मनसब भी दिया गया। साहू ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से धन्नाजी जाधव को अपने पक्ष में कर लिया तथा खेड़ा के युद्ध 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी में ताराबाई को परास्त किया। 1708 ईस्वी में साहू ने सतारा को जीत लिया। अब ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर कोल्हापुर चली गईं। मराठा राज्य 2 भागों में बंट गया। सतारा साहू के नियंत्रण में रहा व कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय या ताराबाई के नियंत्रण में रहा। शिवाजी द्वितीय के बाद राजा राम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। संभाजी द्वितीय राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई, किसका दोस्तों, राजसबाई का पुत्र था। राजसबाई ने 1714 ईस्वी में ताराबाई व शिवाजी द्वितीय को बंदी बना लिया। इसे महल षड्यंत्र कहा जाता है। आगे 1731 ईस्वी की वारणा की संधि द्वारा सतारा व कोल्हापुर की शत्रुता समाप्त हुई। इस संधि द्वारा संभाजी द्वितीय को मराठा राज्य के दक्षिणी भाग
राजधानी कोल्हापुर पर शासन करने का अधिकार मिला व उत्तरी भाग भी मिला, जिसकी राजधानी जो है सतारा थी, पर साहू का शासन रहा। साहू ने सेनाकर्ते नामक नया पद सृजित किया एवं साहू ने 1708 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ते यानी सेना व्यवस्थापक का पद दिया व 1713 ईस्वी में उसे पेशवा बनाया। साहू का शासनकाल पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ व उसके उत्तराधिकारी पेशवा वास्तविक शासक बन गए तथा छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए। साहू निसंतान थे, अतः उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व 1749 ईस्वी में ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1750 ईस्वी में राजा राम द्वितीय व तत्कालीन पेशवा बाजीराव के मध्य रघुजी भोसले की मध्यस्थता से संगोला की संधि से मराठा छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए एवं पेशवा पद वंशानुगत बना दिया गया। पेशवा वास्तविक शासक बन गए व राजनीति का केंद्र पूना हो गया। संगोला की संधि का कारण यह था कि पहले तो ताराबाई ने राजा राम द्वितीय, जो कि राम राजा नाम से था, को अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का पुत्र बताया व साहू का उत्तराधिकारी नियुक्त करवा दिया, किंतु बाद में ताराबाई ने यह कहा कि राजा राम द्वितीय राम राजा उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय का पुत्र नहीं था। इस कारण पेशवा बाजीराव ने संगोला की संधि कर राज्य के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिया। सरदेसाई के अनुसार साहू मराठों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। राजा राम द्वितीय के बाद साहू द्वितीय उत्तराधिकारी हुआ। नाना फडणवीस ने साहू द्वितीय को मिलने वाले भत्तों में कमी कर दी। प्रताप सिंह 1808 ईस्वी से 1839 ईस्वी 1708 से 1739 होना चाहिए यहाँ पे। साहू ये चलो 1808 से 1839 साहू द्वितीय का उत्तराधिकारी था। प्रताप सिंह ने अनेक बार पेशवाओं के विरुद्ध अंग्रेज़ों की मदद की। प्रताप सिंह के बाद शाहजी अप्पा साहिब 1839 से 1848 ईस्वी में उत्तराधिकारी हुए। अप्पा साहिब की मृत्यु के बाद सतारा को हड़प नीति द्वारा डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। सही था दोस्तों, 1808 से 1839 ही था। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा पेशवाओं का काल। ठीक है, तो वीडियो जो है दोस्तों वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए।